बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज करना है जी सितंबर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन, जो कि मेनली डोमिनेट कर रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। और जाहिर है जब भी कोई सवाल ऐसा आएगा जो कि 12-15 मार्क्स का होगा तो वो डिफरेंट सोर्सेज को डेफिनेटली साथ लेकर चल रहा होगा। नासिर हैज बीन वर्किंग एज ए हेड ऑफ फाइनेंस इन आश प्राइवेट लिमिटेड APL। ही रिसीव द फॉलोइंग। नंबर 1 है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। सैलरी कितनी है जी? सैलरी कैसे गिवन है? मंथली 8 लाख रुपया सैलरी आ रही है। मेडिकल अलाउंस 1 लाख रुपया पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट मेडिकल, लेकिन मेडिकल में हमने 4 केसेस बनाए हुए हैं। देखना है कि अगर खाली कैश अलाउंस है तो फिर 10%, और अगर वो मेडिकल फैसिलिटी साथ आ जाए तो फिर कैश अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL फॉर नो रेंट, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वाज 300,000 पर मंथ। ये अभी भी कुछ सवालों में आई कैप इस तरह बात कर देता है कि फेयर मार्केट रेंट बता देता है, ठीक है ना। अगर सवाल में फेयर मार्केट रेंट बता दिया हो तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट लगाकर चल रहे होते हैं। 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट लगाकर चल रहे होते हैं। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, विच हैज बीन पेड। बस अभी भी आई कैप एक सवाल इस तरह का बना देता है, लेकिन उसने गुंजाइश पता क्या रखी हुई है? इसमें गुंजाइश रखी हुई है कि हायर अभी भी वही आ रहा होगा 45%, ठीक है ना। अभी भी हायर वही आ रहा होगा। तो असल में तो 45%, असल में तो लिखा होना चाहिए अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना। लेकिन अब अगर एग्जाम में आ गया तो अभी उसने इस बात को कैसे किया कि हायर वही आ रहा है। अच्छा जी, सेकंड, कंपनी मेंटेन कार वाज एक्वायर्ड ऑन लीज बाय APL ऑन 1 जुलाई 2020 एट एन एनुअल रेंट ऑफ 11 लाख रुपया। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 1 जुलाई 2020 एंड 30th June 4 million and rupees 60 million respectively. 70% of the car is used for office purpose while 30% is used for personal. तो भाई तुम्हारी फॉर्मेटिंग सारी क्या करके लाए? अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है 250 लीटर ऑफ फ्यूल एवरी मंथ। एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वाज 180 पर लीटर। अच्छे दौर का सवाल है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अब ये वाली बातें देखें, एग्जामिनर ने ऐसे पूछा। जनरली किसी किताब ने इन सारी बातों को इकट्ठा करके नहीं लिखा हुआ कि कहीं हमें पता चले कि यार क्या करना है। लेकिन हमने जब आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा एक स्लाइड के अंदर हमने ये सारी बातें एक जगह पर लाकर डिस्कस कर ली थी कि भाई गाड़ी से रिलेटेड ये इश्यूज हैं। बात समझ आ रही है? गाड़ी से रिलेटेड ये इशू है। नंबर 1, गाड़ी का मिलना, गाड़ी मिली हुई है। उसूल सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 लगेगा, और क्या लगेगा? 5%, 10% वाला उसूल लगेगा। गाड़ी किस दिन दी हमने इसको, और गाड़ी खरीदी कब थी हमने? गाड़ी खरीदी कब थी? कार वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020। कितने की खरीदी थी? 4 मिलियन की है। नहीं, गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन कितने की थी? 4 मिलियन की थी, ठीक है ना। गाड़ी कितने की थी? 4 मिलियन की थी, ठीक है ना। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए, आप अगर पीछे देखेंगे जब हम ये रूल्स पढ़ रहे थे, असल में यहीं से आपने गेज करना है, यहीं से गेज करना है। वो बच्चे जो इन क्लासेस में नहीं आ रहे या घर बैठकर इसको नहीं सुनेंगे वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे।
आपको 5 पेपर देखने का सबसे फायदा यही होता है, आपको पता चलता है एग्जामिनर ने कंफ्यूज कैसे करना है। देखें कंफ्यूज में क्या लिखा हुआ था कि भाई अगर गाड़ी खरीदी है तो 10%, अब 10% 5% वाली बात तो अलग थी। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू एम्प्लॉय, या 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। अब वो कहते हैं भाई गाड़ी हमने कब लीज करवाई थी? 2020 को। उसने हमें मार्केट वैल्यू 2020 की दिया और 22 की भी दे दी है, तो 22 वाली तो इररिलेवेंट है। बात समझ आ रही है ना? ये वाली बात भी उसने कर ली। अच्छा, बाद दफा ये वाली बात अभी उसने बड़े अच्छे तरीके से पिच नहीं की है, इससे अच्छे तरीके से पिच ऐसे की जा सकती थी। वो कहता है कि भाई गाड़ी 1 जुलाई 2020 को ली थी 4 मिलियन की लीज कॉस्ट, एम्प्लॉय को दी है 1 जुलाई 2021, जिस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू गाड़ियों की कीमत बढ़ गई हुई है 48 लाख रुपए हो गई। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, हमने जिस वक्त दी है उस वक्त की कॉस्ट का जिक्र नहीं हो रहा, जिस वक्त एम्प्लॉयर ने खरीदी थी उस वक्त का जिक्र हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये कंफ्यूज करने के एग्जामिनर के तरीके, ये उसकी टैक्टिक्स हैं। जब आप 3 4 5 सवाल कर लेते हैं, इन टैक्टिक्स से आप वाकिफ हो जाते हैं और आप कहते हैं यार ये तो मसला ही कोई नहीं। अगला टैक्टिक्स उसने लगाया जो कि शायद पहली दफा लगाया उसने इस तरह से कि जहां हमारी ये वाली स्लाइड अप्लाई हो रही थी कि भाई गाड़ी का इशू कैसे देखना है। फिर उसने कहा जी 250 लीटर हमने पेट्रोल दिया है मल्टीप्लाइड बाय 180, तो रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे देखते हैं? यहां लिखा हुआ है कि भाई इधर आपने 5% और 10% देखना है, यूजेज नहीं देखना कि कितना यूजेज है कितना यूजेज नहीं है, बल्कि 5% 10% से ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। लेकिन 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 यहां हमने ऐसे भी मेंशन किया हुआ था, लगा ही नहीं हुआ तो चलो कैसे। अच्छा जी, यहां हमने ये बात भी मेंशन की हुई थी if vehicle is not provided for whole year the amount will be added on pro rata basis। ये एजेंडा था एग्जामिनर के पास। यहां हमने लिखा था कि एक्चुअल पर्सनल यूजेज विल बी एडेड इन सैलरी। पेट्रोल का एक्चुअल पर्सनल यूजेज कितना है? 30%। जो 70% पेट्रोल है वो तो ऑफिस के कामों पे खर्च हुआ, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ आ रही है? और उसने गाड़ी से रिलेटेड क्या बात कही है? मेंटेनेंस कॉस्ट भी गिवन है, कितनी? 20,000। मेंटेनेंस कैसे देखनी है? वो भी एक्चुअल यूजेज देखना है, ठीक है ना? इसका मतलब है गाड़ी से रिलेटेड आप 3 बातें ऐड कर रहे हो। एक गाड़ी प्रोवाइड की है, वो 4 मिलियन का ले रहे हो, कितना? 5%। कितनी अमाउंट आ गई? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया तो गाड़ी का ऐड हो गया। फिर फ्यूल, इसका 30% है, मल्टीप्लाइड बाय 12 भी करना। 1,62,000। 1,62,000 पेट्रोल का ऐड हुआ। फिर गाड़ी की मेंटेनेंस, उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 70। एक्चुअल रीइंबर्समेंट को देखना है। जरा लाइन फिर पढ़ें, क्या लाइन आ रही है? कहां लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4, रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ। ये इररेलेवेंट है, ये तो मिले नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एपीएल रीइंबर्स 1,50,000 टू हिम इन दिस रेस्पेक्ट। अब ये सिग्नलिंग इफेक्ट के तहत भी हमने इसको देखना है, ठीक है ना? देखो हुआ क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट बाद दफा एक्चुअल पे हो रही होगी। अगर एक्चुअल होती जितनी भी आई, उस सारे का हमने 30% ऐड करना था पर्सनल होने की वजह से, ठीक है ना? बाद दफा होता है कहता है नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट 2,70,000 रुपया हुई है, लेकिन एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख दिए हैं, बाकी हमने खुद पे किए हैं। तो असल तो एम्प्लॉयर का देखना है, इसका फिर 30% लेना पड़ेगा। बात समझ आई है?
अब आप कहीं से भी किताब पढ़ के जा रहे हैं, आई कैप की पढ़ के जा रहे हैं, किसी और टीचर की पढ़ के जा रहे हैं, आपको कलेक्टिवली ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तक आप समरीज अपने जहन में बिठाकर दिमाग में कहीं सेव नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम के सवाल में जाके फंस जाएंगे। अभी भी यहाँ गुंजाइश मैंने रखी हुई है, मैंने तो एक बात और डाली है कि ड्राइवर भी बीच में डाल दे वो, तो ड्राइवर को भी उसी तरह ही उसूल लगाना पड़ेगा हमें। तो गाड़ी के ऊपर उसने पेट्रोल भी डाल दिया, रनिंग एंड मेंटेनेंस ये दोनों डाल दिए उसने। अभी भी गुंजाइश मौजूद है, अगर वो सैलरी भी डाल देता तो हमारी स्लाइड फिर भी कवर कर रही होती। फिर अभी पूरा साल इस्तेमाल हुई है, नहीं हमने ये भी लिखा हो कि अगर ये टाइम अपोर्शन ना हो, अगर ये गाड़ी पूरा साल ना दी जाए, फिर ये सारी कैलकुलेशनें करने के बाद टाइम अपोर्शन भी करेंगे, सबकी करेंगे। इसको तो ये तो खुद ही हो जाएगी ना, बाई डिफॉल्ट ही हो जाएगी, वो तो आई उतने साल उतने अरसे की रही होगी, ठीक है ना। ये एनुअल चार्ज कैलकुलेट हुआ हुआ, इसे टाइम अपोर्शन करना पड़ जाएगा। नहीं, अगर वो कहता कि हमने 20,000 रुपए का फ्यूल मिल रहा है हर महीने और गाड़ी 8 महीने इस्तेमाल हुई है, तो पहले हम 8 से ही ज़रब दे देते, तो फिर टाइम अपोर्शन खुद ही हो जाता। सिर्फ यहाँ इसे मैंने हर चीज़ कोशिश की हुई है। जब मैंने अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है ना, बज़ाहिर मेरे बारे में ये मशहूर ये है कि सर ज़रा थोड़ी एफर्ट करवाते हैं, सर ये नहीं, सर एफर्ट वहाँ कराते हैं जहाँ करने की ज़रूरत होती है। उस विजन को एक्सप्लेन करते हैं जहाँ ज़रूरत है। आप देखें यहाँ ये भी नज़र आ रहा है, ये रेड करके आपको बताया हुआ है कि ये सिर्फ यहाँ आना है टाइम अपोर्शन ने, उधर तो बाई डिफ़ॉल्ट खुद ही टाइम अपोर्शन हो जाना है। जब हम कैलकुलेशन करके आ रहे होंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो अपोर्शन होके आ रही होगी। तो एक्चुअली हमने कोर्स को प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है कि यार ये बच्चे कब रिटेन कैसे होगा, एग्जाम के करीब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, एग्जाम से 1 घंटा पहले वाली रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। तो इसलिए आपको लगता है कि हम उस तरह की एफर्ट नहीं कर रहे होते जो एफर्ट बराए एफर्ट हो रही है, हम एक कैलकुलेटेड एफर्ट कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें जाहिर है एक दफ़ा कोर्स डिज़ाइन करने में टाइम लग रहा होता है। हमें कहीं भी कोई चीज़ लगे ना कि यार ये रह गई है, तो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, हम पहले उसे कोर्स की जगह पे जाके डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली, फिर आपको देंगे कि यार ऐसे चले ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए। तो इस सवाल में, इस अटेम्प्ट में उसने मेन एक्सपेंस जिसको बनाया था वो कन्वेंस को उसने थोड़ा हाईलाइट किया, लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे होते तो ये सारा काम आपका हो जाना था। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। For this purpose, APL is paying annual insurance premium of rupees 100,000. The insurance company incurred expenses of rupees 500,000 on hospitalization of his dependent. अब ये कहानी हमने उस वक्त ऐसे समझी थी कि यार देखो 2 बातें हैं। एक है कि हम पैसे देके फारिग हो गए, दैट इज मेडिकल अलाउंस। उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। ये मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ द सैलरी तक एग्जेम्प्ट था, उससे ओवर एंड अबव जितना लिया था वो टैक्सेबल हो जाता, ठीक है ना। फिर एक था कि नहीं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी गिवन है, अलाउंस कोई नहीं है, तो भले जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए, इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी एग्जेम्प्ट थी। एक था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अब आपको कैश भी मिल रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी आप कहें सर ये तो इंश्योरेंस हुई है, मेडिकल फैसिलिटी थोड़े हुई है। नहीं, ये तो एम्प्लॉयर का इशू है ना, वो पैसे पल्ले से देना चाहता है कि जब बीमार हो, रिस्क ले रहा हूं भाई, खुदा ना खास्ता मेरा एम्प्लॉय बीमार होगा, जितने पैसे लगेंगे मैं पे कर दूंगा, मैं रिस्क खुद ले रहा हूं। एक है मैं कह रहा हूँ यार नहीं, ऐसे तो खुदा ना खास्ता कोई क्रिटिकल डिजीज होगी तो बड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन आपको हमने क्या कहा हुआ है कि कौन पे कर रहा है, हम ही पे कर रहे हैं ना, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं। ये बात समझ आई है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे होने से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है फ्री मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल। राइज ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा दी मेडिकल। तो हम क्या कह रहे होंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को तो यही कह रहे होंगे ना कि भाई आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन हमारा एक्सपेंस हमारे कंट्रोल में रहे, हमें पता हो कितना है, हमने लोगों की, अपने एम्प्लॉयज की क्या करवा दी है, इंश्योरेंस करवा दी है। इसका मतलब है ये वाली लाइन हमें सिर्फ एक बात बता रही है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। ये 1 लाख भी रेलिवेंट है, 5 लाख भी रेलिवेंट है। इनमें से दोनों बातें रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं रेलिवेंट? जैसे ही
मेडिकल अलाउंस एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी आ जाए तो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाती है और अलाउंस टैक्सेबल हो जाता है। डिपेंडेंट को क्या हो गया? नहीं, किसी की भी हो सकती है मेडिकल फैसिलिटी, किसी की भी हो सकती है, डिपेंडेंट को भी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है ना, डिपेंडेंट को भी की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि एम्प्लॉय कैसे हो। मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, कुछ चीजें वो लिखनी थी, नेशनल टैक्स नंबर और वो हमने अज्यूम कर, ठीक होगी ना बात। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, उधर से मेडिकल अलाउंस उठाया हमने और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12 से, तो 12 लाख रुपया उठाकर हमने ऐड कर दिया। नहीं, पहले ही एनुअल है, नहीं, सारा कुछ तो मंथली है। फॉलोइंग मंथली। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीजें भी हैबिट में डालनी है हमने। एक बात याद रखें, ओवर थिंक नहीं करना कभी भी एग्जाम में, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कुछ उसूल बना लेने हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, सी लॉ में भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि यार अगर कंपनी का कोई स्टेटस गिवन है ना तो जरा उसे अंडरलाइन करना है। मतलब अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो कोई एक एक्स्ट्रा बात हो रही ना तो उसको हमने हाईलाइट कर लिया। जैसे ही वो सैलरीज देने लगा ना तो फौरन अंडरलाइन कर लें कि ये मंथली है कि एनुअल है। उसने लिखा हुआ है द फॉलोइंग ही रिसीव फॉलोइंग मंथली, इसका मतलब है सब कुछ अब मंथली आ रहा है ना, सैलरी भी मंथली आ रही है, मेडिकल अलाउंस भी मंथली आ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी मंथली आ रहा है। अच्छा जी, 12 लाख ऐड हो गया जी। Ad hoc relief allowance equal to 1 month basic salary, keeping in view the increase in inflation. Nasir incurred a monthly expenditure of 20,000 from July 2021 to November 2021 while working from home under COVID guidance. वो कहता भाई वो जो सैनिटाइजर खरीद के और मास्क खरीद के और वो डिटॉल में नहा के 20,000 रुपया मंथली खर्च हो रहा है। ऐसे ही नहीं हो रहा था जब कोविड आया था नया नया, घर के लॉक को भी डिटोल से साफ कर रहे थे कि यार इसे ना जरासीम लग जाए, हैं? वो कहता भाई इसके ऊपर 20,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमने तो उसूल पड़ा सैलरी में तो कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं, तो होते रहे हो रहे हैं, तो कोई एक्सपेंस इसकी वजह से अलाउ होने नहीं जा रहा। बात समझ आ गई है? और ये जो एडहॉक रिलीफ मिला है, कितना मिला है? 1 मंथ सैलरी यानी 8 लाख रुपया। तो ये भी ऐड करें भाई, ये किस चक्कर में मिला? ये 8 लाख रुपया किस चक्कर में मिला है भाई आपको? हैं? इन्फ्लेशन, डीएनएस अलाउंस, तो ये तो टैक्सेबल ही है ना, हमने कहीं नहीं पढ़ा। अलाउंस तो सारे ही टैक्सेबल हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के। यस, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, वो कहता है एक और दे दिया हमने एडहॉक अलाउंस, हमें लगा कि कोविड में अल्लाह याद आ रहा था ना उन दिनों में, तो उस वजह से एक सैलरी हमने एम्प्लॉय को और दे दी कि कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो लग रहा था सब यहीं रह जाना है, ठीक है ना। अब फिर लग रहा है नहीं कब्र में लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त एक और दे दिया था। ओके जी, अदर इंफॉर्मेशन। असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। पिछले सारे को तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि एक अच्छा बच्चा जो आप बिल्कुल भी नहीं है वो इस सवाल को हमेशा ठीक कराएगा, क्योंकि उसने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मेहनत की हुई है, थोड़ी पढ़ी हुई है, तो वो ये वाली चीजें हैंडल करेगा। थोड़ा सा एग्जामिनर जाके आपको मल्टी सोर्स में लेके जाता है, कहां? अदर इंफॉर्मेशन में। देखें जरा, ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव्ड 1 million in cash as gift from various relatives and friends, including 400,000 from his parents. वो कहता है 10 लाख रुपया कैश मिला है शादी पर, सलामियां मिली हैं सादा सादा, जिसमें से 4 लाख पेरेंट ने दिए हैं, 2 लाख वालदा ने दिए हैं, 2 लाख वालिद ने दिए हैं और बाकी 6 लाख दोस्तों ने दिए। अब उसूल हमने देखना है कि यार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद थी, वहां एक गिफ्ट डिस्कस हो रहे थे। गिफ्ट 2 लोगों से आ सकते हैं, एक रिलेटिव से और एक अदर देन नॉन रिलेटिव कह देते हैं, ठीक होगी बात। या एक ये कैटेगरी ऐसे सोच सकते हैं, एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। गिफ्ट 2 तरह के हैं, गिफ्ट 2 तरह के हैं।
अमाउंट, मैंने दानिस्ता कैश नहीं लिखा, और एसेट्स, ठीक है ना। अमाउंट अगर रिलेटिव से आए और क्रॉस चेक से हो तो एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन रिलेटिव से आए तो टैक्सेबल, भले क्रॉस से भी आए। अब ये मोटी सी बात पल्ले बांध लें, ठीक है ना, ये मोटी बात पल्ले बांध लें। क्या जी, गिफ्ट अगर पैसों में आ रहा है, पैसों से मतलब है अमाउंट, अगर रिलेटिव से आ रहा है तो आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन रिलेटिव भी कैश वो लिफाफे डाल के ऊपर टेप लगा के दे रहा है तो काम खराब है। बात समझ आ रही है? रिलेटिव भी दे रहा है, अगर वालदा ने और वालिद ने भी वो लिफाफे में डाल के दिए आपको, या चलो वो अच्छे पाउच मिले हुए आजकल बने हैं, ठीक है ना, वो जरा फैंसी से, उसमें डाल के दिए तो काम खराब हो गया, टैक्स लग गया आपके ऊपर। लेकिन अगर किसी भी दूसरे बंदे ने दिए हैं, बॉस ने दे दिए हैं, कुलीग्स ने दे दिए हैं, हमसायों ने दे दिए हैं, जिन्हें बुलाना पहले चाह भी नहीं रहे थे आप, ठीक है ना, वो भले क्रॉस चेक भी दे दें तब भी टैक्सेबल है। दानों की बात। इसके अलावा ये जो एसेट्स हैं, ये अगर रिलेटिव दे दें तो एग्जेम्प्ट है, नॉन रिलेटिव दे दें तो टैक्सेबल है। तावीज हुआ मुकम्मल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? रिलेटिव अगर आपको एसेट ट्रांसफर कर दे, अब उसमें तो क्रॉस चेक नहीं ना आना, ठीक है ना। अगर वालदा वालिद शादी पर गाड़ी दे देते तो ये एग्जाम था, ठीक है ना, लेकिन अगर बॉस ने गाड़ी दे दी है तो टैक्सेबल हो गया। अब बॉस शादी पे क्यों गाड़ी देगा, शादी होने से पहले तो शायद दे भी रहा था किसी वजह से। आपको पता है ना, टैक्स में आपने सुबह पढ़ा है कि हम कुछ पॉलिसी मेजर्स भी तो है ना, तो हम आपको कह रहे हैं कि बाज आ जाओ ठीक है ना, पॉलिसी मेजर है। अच्छा जी, बात समझ आ गई जी, गिफ्ट की बात क्लियर हो गई है। अब आप समझें कि गिफ्ट आना ही आना एग्जाम में, गिफ्ट आना ही आना एग्जाम में, तो आपने सिग्नलिंग इफेक्ट से समझना है, इस दफा वो इधर घुस गया है, इस दफा इधर जा सकता है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। तय ये हुआ कि पैसे सिर्फ रिलेटिव दे सकते हैं क्रॉस चेक से, हैं टैक्स हो गया। ये अगर वालदा ने सलामी वहां पहुंचा दी, वो जो ऊपर बैठ के पाउच में डाल के देते हैं, तो टैक्स लग गया, ठीक है ना। अगर कैश में आ गया, अगर कैश में आ गया तो फिर टैक्स लग गया। बात समझ आ गई है? आगे चलें। तो फिर यहां क्या लिखा हुआ, अब यहां देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव 1 million इन कैश एज गिफ्ट फ्रॉम वेरियस रिलेटिव एंड फ्रेंड, इंक्लूडिंग 400,000 फ्रॉम हिज पेरेंट। पेरेंट होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश में गिफ्ट नहीं लिया जा सकता, कैश में गिफ्ट लिया ही नहीं जा सकता सिवाय रिलेटिव्स के। रिलेटिव से अगर क्रॉस चेक में लेंगे तो एग्जेम्प्ट, अगर कैश लेंगे तो टैक्सेबल। अच्छा जी, इन एडिशन हिज पेरेंट गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ 50 million, ये एग्जेम्प्ट हो गई, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो रिलेटिव से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर यही गाड़ी कहता है कि जी बॉस ने दे दी है तो फिर टैक्सेबल हो जाती। डन हो गई बात? ओके। During the year he paid a cash donation of 4,80,000 to a non-profit organization listed in 13th schedule. तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज अकल तो हमारी घास चरने गई है ना, उसने कैश लगाया, बाकी सारा माहौल उसने क्रिएट कर दिया बाद में ताकि आपका ध्यान उधर चला जाए, और आप फंस भी गए हैं उस बात में। उसने कहा डोनेशन पेड इन कैश, तो कहानी यहां से खत्म हो गई थी। ये बच्चा कौन आ गया? हम यहाँ शादी की बातें कर रहे, तुमने फ्रेंड को बुला लिया, कमाल हो गई बात। अच्छा जी, आगे चलते।
और यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है ना उन सबके साथ अगर मंथली है तो वो अलग से बता रहा है, एनुअल है तो अलग से बता रहा है। हाँ, तो किसमें कंफ्यूजन करिए? इंश्योरेंस जो है यहाँ पे उसने लिखा एनुअल इंश्योरेंस, हाँ, ये इंश्योरेंस एनुअल ही है, तो फिर हम 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? करना ही नहीं है तो है ही इरेलीवेंट। हमने कहा सारा ही इरेलीवेंट है, 1 लाख भी इरेलीवेंट है, 5 लाख भी इरेलीवेंट है, मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे हम तो इसे। हाँ, करना ही नहीं है ना, करना होता तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई, ये एक मल्टीप्लाई ना करते, एनुअल है। क्योंकि इंश्योरेंस जो है ना, हेल्थ, बेटा बस कर दें, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इतनी महंगी नहीं होती, 7, 8, 10 हज़ार रुपए से पूरे साल की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। इसीलिए ये जो लाख रुपया लिखा हुआ है ये साल की इंश्योरेंस लिखी है, हर महीने की लाख रुपए की इंश्योरेंस नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस एक आपकी एज में 6-7 हज़ार रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, मेरे वाली एज में 15-20 हज़ार रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये साल की लिखी हुई है, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक वास्ता नहीं है क्योंकि हमने तो इसको इग्नोर करना। अच्छा जी, तो भाई इस पे डोनेशन पे क्रेडिट कोई नहीं मिलना, और डोनेशन एक्सपेंस होता ही नहीं है, ठीक है ना। टैक्स क्रेडिट होता है, टैक्स क्रेडिट कोई नहीं मिलना। ड्यूरिंग द ईयर नासिर कंट्रीब्यूटेड 4.7 मिलियन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन रूल 2005। आपको पता है हमने पेंशन और वॉलंटरी पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। ये इसके पिछले सालों में तो वो 2% और एज और फलां चीजें देखनी थी, और बाद में हम क्या देख होते थे, बाद में हमने कहा था कि भाई सीधा सीधा काम रह गया। अब करंट ईयर में है सीधा सीधा क्या देख, 20% के ऊपर क्रेडिट मिलेगा ना, टैक्स क्रेडिट मिलना है इसके ऊपर हमें। टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर के नोट्स में आपको नजर आएगी वो कि 20% ऑफ दी अमाउंट के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये वही वाला था जहां हम शुरू में कह रहे थे कि 40 साल तक 20% मिलेगा, फिर हर साल 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये वो वाले असूल की बात हो रही है, कहानी होगी खत्म। लेकिन दो सोर्स से इनकम आ गई है। एक इनकम आ गई है इनकम फ्रॉम सैलरी, और एक इनकम आ गई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फिर हमें चाहिए कि फेस ऑफ द आंसर अलग कर लें और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को अलग कर लें। या सम टाइम हम ऐसा भी करते हैं कि हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं है, एक ही तो छोटा सा हेड आया है ना, हम बीच में ही इसको एंटरटेन कर लेंगे, तो तब कोई बात नहीं है। लेकिन एज ए बेटर प्लानिंग हमें सोचना हमेशा ऐसे चाहिए कि इनकम अगर मल्टीपल आ जाए तो पहला पेज खाली छोड़ा, अगले पेज पे वर्किंग नोट बनाने शुरू कर दिए। इससे क्वेश्चन आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। जब कोई चीज़ हमारे पास वर्किंग नोट में चली जाती है तो वहाँ थोड़ी बहुत कटिंग हो गई, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन बेहतर ना भी हुई तो गुजारा चल गया, क्योंकि हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस ऑफ द आंसर बना दिया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जनाब सैलरी से कितनी इनकम आ गई आपके पास? सैलरी से नेट इनकम क्या आ गई है? सारे का टोटल लगा देंगे, 1,87,27,27,27,000 18.727 मिलियन आ गई है। और इसमें आटे में नमक के बराबर 1 मिलियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। यहाँ एग्जामिनर ने कमेंट में भी यही बात लिखी कि बच्चों ने जो पेरेंट्स से सलामी आई थी उसको एग्जाम तस्वूर कर लिया। उनके जहन में ये मोटी बात तो रही कि जनाब रिलेटिव से, लेकिन ये वाला जो तावीज़ था इसका असल, ये उनके जहन में नहीं आया, ठीक है ना। गिफ्ट दो हैं, एक अमाउंट्स की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, वो आप ले सकते हैं सिर्फ रिलेटिव से क्रॉस चेक के जरिए। बाकी किसी से भी लेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? इनकम में चला जाएगा, ठीक होगी ना बात। तो यहां से आपके पास जनाब आ गया, और अब आपको टैक्स क्रेडिट सिर्फ एक मिलना है। कौन सा? वो जो 47 लाख रुपए वाला है। कौन सी कंट्रीब्यूशन? जी हमने लिखना है ना 20% आ जाएगा तो 47 लाख रुपया ही रेलिवेंट हो जाएगा। जाहिर है सी कैलकुलेट करते थे ना, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी कैलकुलेट कर रहे थे। ए ओवर बी तो आ जाएगा ऊपर वाली टोटल इनकम से, सी जो है वो हमने लेना था लोअर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वर्सेस 20%, ऐसे ही ना। तो जनाब ये वाला सवाल आज आपने जाके अच्छी तरह से कर लेना है।
आपको इस क्लास में आने से जो चीज़ गेज करनी है, जो चीज़ समझनी है, जिस चीज़ को आपने टेकअप करना है, वो ये है कि एग्जामिनर अल्फाज से कैसे खेल रहा है। एग्जामिनर कैसे चलते चलते पूरा माहौल बना के बीच में से एक बात कर जाता है जो आपको गलती पर मजबूर कर देती है, जैसे डोनेशन वाले उसमें आपको नजर आ रही है। या एग्जामिनर कैसे कभी किसी सवाल में कोई रिफाइंड नॉलेज पूछ लेता है, जैसा कि अच्छा एग्जामिनर ऐसे नहीं करता कि हर चीज़ हाईएस्ट लेवल पे पूछ रहा हो, नहीं, कुछ दरमियानी बात पूछता है, कुछ बेहतर बात पूछता है। जैसे उसने यहाँ जो कसर निकालनी थी उसने कन्वेंस में अपने ख्याल में निकाल ली थी, कि उसने कन्वेंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया था कि जो बच्चे कन्वेंस में ये 3 सेक्शन अलग अलग पढ़ के समझे नहीं हुए हैं कि कन्वेंस में टोटल 3 इशू हैं, उनके लिए ये सवाल ही बॉटलनेक बना हुआ था। ठीक है ना। तो कन्वेंस से सारे रिलेटेड इशू हमें एक जगह पर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम के करीब पहुंचते जाएंगे हम आपको फर्दर चीजें भी अभी कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। अभी कुछ चीजें पेंडिंग है जो अब तक नहीं पहुंची हुई हैं कि यार किस तरह हमने सोचना है, कैसे हमारी कोई चीज कैलकुलेट होनी है, ये सारी बातों को हमने लेकर आगे चलना है। आज आपने जाके सबसे पहले वही कल वाला उसूल, सबसे पहले इसी सवाल को एज इट इज सॉल्व करना है। और अगर आपने जाके ये वाली टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी, तो मैं कल वाला डायलॉग दोबारा बोल रहा हूँ, वो बच्चे ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं जो आज इस क्लास में नहीं आए हैं। ठीक है। वो बच्चे ज़्यादा फ़ायदे में हैं जो इस क्लास में नहीं आए हैं। उन्होंने कम से कम अपनी लाइफ एंजॉय कर लिया है, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लिया। पहला काम आपने सेम क्वेश्चन 100% सॉल्व करना है, ये मैच होना चाहिए। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन आपको आ रहा है थोड़ी देर तक, ठीक है, फिर आपने वो सॉल्व करके लेकर आना है। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे।